Good morning students. Today we are going to start a new lecture of P block element in class 12th. In this lecture we study about group 16 element, and the previous lecture we were discuss about group 15 elements. In group 15 elements we study about physical and chemical properties of group 15 elements and compounds of nitrogen like ammonia, dinitrogen, nitric acid, compound of phosphorus, black phosphorus, red phosphorus, white phosphorus, and compound of phosphorus like phosphine. In this lecture we study about group 16 elements. Group 16 elements. In this group, oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. 5 elements are present in group 16 element. First 2 elements are non-metal, and third and fourth element are metalloid, and other is radioactive. और इसकी जो हाफ लाइफ होती है ये 13.8 डेज की होती है, बहुत कम हाफ लाइफ होती है इसकी. ये प्रेजेंट होती है O2 गैस के फॉर्म में, और इनके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होते हैं ये वीक फोर्स होते हैं, वीक वांडरवाल फोर्स. वीक वांडरवाल लंदन फोर्स होता है इनके बीच में, ठीक है. और मैं बात करूं अगर सल्फर की, तो सल्फर होता है S8, ऑक्टा फॉर्म में होता है ये, और ये होता है सॉलिड होता है ये. अब सल्फर के मॉलिक्यूल जो होते हैं सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है ना, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है इनकी, और सिंगल बॉन्ड यहाँ फॉर्म कर लेते हैं, इस तरीके से अटैच होते हैं सल्फर के बॉन्ड. और इसमें हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग वांडरवाल फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग वांडरवाल फोर्स. वैसे तो ये भी वीक ही होता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर मैं बात करूँ तो इससे थोड़ा ज़्यादा ही है, क्योंकि सभी के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, जबकि ऑक्सीजन के बीच में होता है डबल बॉन्ड, और सल्फर के बीच में होता है सिंगल बॉन्ड. इस चीज़ को अपने लोग एक्सप्लेन करेंगे कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक ऑक्सीजन एटम के पास में, फिर भी ये डबल बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है. तो इसको मैं रीज़न आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ कि इसके पास लोन पेयर है. आपको पता है कि BSEPR थ्योरी के हिसाब से लोन पेयर के बीच में बहुत ज़्यादा रिपल्शन होता है. तो रिपल्शन अगर मान लीजिए यहाँ सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, तो उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी और बॉन्ड होगा वीक सिंगल. तो यहाँ पर ये लोन पेयर रिपल्शन की वजह से ये सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड. तो डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो यहाँ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा. लेकिन सल्फर के केस में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, क्योंकि सल्फर के 8 एटम्स जो हैं एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, और सल्फर के ये जो सल्फर के बीच में सिंगल बॉन्ड है ये भी थोड़ा लॉन्गर बॉन्ड है, इस वजह से रिपल्शन को मिनिमाइज करते हुए ये S8 बना लेता है, S8 के फॉर्म में होता है. अब मैं यहाँ प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो होती है जनरल कॉन्फ़िगरेशन. अगर मैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ इस ग्रुप का, तो इस ग्रुप का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NH2NP4 होता है. आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP4. मैं निकाल के दिखा देता हूँ. जैसे ऑक्सीजन का है तो ऑक्सीजन का कैसे लिखते हैं, 1H2 2H2 2P4, ये उसका आउटर मोस्ट है. ऐसे कैसी सल्फ़र की अगर मैं बात कर लूँ तो सल्फ़र के भी क्या आ जाएगा, 3H2 3P4. तो ये आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है. इसी तरीके से आप आगे बढ़ाते चले जा सकते हैं. तो ये आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है. आउटर मोस्ट शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. सल्फ़र के या फिर इस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं इन सभी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. तो ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है, किन के लिए होता है, इन ग्रुप 16 एलिमेंट्स के लिए. इसमें ये पोलोनियम रेडियो एक्टिव होता है, इसकी हाफ लाइफ भी 13.8 डेज होती है, और ये भी मेटल ही है. ये क्या है, मेटल. ये मेटल है क्योंकि टॉप टू बॉटम जब अपने लोग जाते हैं तो फोर्सेस इंक्रीज होने लग जाते हैं. इधर मोलर मास भी बढ़ता है, उधर डेंसिटी बढ़ जाती है, इधर जो है वो फोर्सेस इंक्रीज हो जाते हैं. तो अगर कोई मतलब ऊपर जैसे ऑक्सीजन गैस है, फिर यहाँ सॉलिड आ गया, फिर ये भी सब सॉलिड ही फॉर्म में होते हैं, इधर ये मेटल फॉर्म में आ जाता है. मेटल का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज़ कर देता है.
लेकिन ये मेटल होने के साथ साथ रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसकी हाफ लाइफ 13.8 डेज़ की है। 13.8 डेज़ की इसकी हाफ लाइफ होती है। तो ये चीज़ आप देख लीजिए और इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। सेकंड देख रहे हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, अब इनकी जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो होते हैं 6, तो इनकी आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तो हो गई +6, लेकिन इसकी जो पॉपुलर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो एक तो -2, -1, +2 और एक होती है -12। ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं इसमें -2 किस में होती है, H2O में। अगर मैं H2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करूंगा तो कितनी आएगी, -2। अगर मैं -1 की बात करूं तो ये पेरोक्साइड में होती है। किस में होती है ये, पेरोक्साइड में, ये पेरोक्साइड होते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं +2 की तो ये OF2 में होती है। सही है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में होती है, तो इसमें आप निकालेंगे +2 आएगी। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सुपर ऑक्साइड में, सुपर ऑक्साइड है KO2, तो इसमें कितनी होती है, -1/2। तो ये होती है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूँ कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम में अगर मैं यहाँ टॉप टू बॉटम जा रहा हूँ तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ करने लग जाती है। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ करने का क्या मतलब है, अब मैं यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, यानी कि जो इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, ये धीरे धीरे डिक्रीज करने लग जाती है और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करने लग जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है जब अपने लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं तो यहाँ के जो एलिमेंट्स हैं यहाँ के, ठीक है, इनमें लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है। या फिर मैं ये बोलूँ कि जो इनमें एफ ऑर्बिटल शामिल हो जाता है। तो एफ ऑर्बिटल जो होता है वो पुअर शील्डिंग करता है, क्योंकि साइज़ में लार्जर होता है, रेडियस ज़्यादा होती है। साइज़ में लार्जर होगा तो वो पुअर शील्डिंग करेगा न्यूक्लियस की। अगर न्यूक्लियस की पुअर शील्डिंग करेगा तो उससे ये होगा कि इन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट में पड़े हुए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं NS इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो NS इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल कर देगा, उसको बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने देगा। अगर बॉन्डिंग में ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे तो इसके केवल 4 जो NP4 है इलेक्ट्रॉन, केवल वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। NS2 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल हो जाएंगे, और न्यूट्रल हो जाएंगे तो केवल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ही हमारी स्टेबल होगी इसमें। तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर से नीचे जाने पर जो है हायर, जिनमें लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड वाले जो नेचर आ जाता है, जिनमें हम ये बोले कि एफ ऑर्बिटल शामिल हो जाता है, तो उसकी वजह से ये पुअर शील्डिंग शो करते हैं और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होने लग जाती है। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये चीज़ आपको मैंने उसमें भी पढ़ाई थी ग्रुप 15 में, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये क्यों होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि ऐसा होता है कि जैसे SF6 तो इज़ फाउंड इन नेचर, बट OF6 नॉट फाउंड। ये चीज़ हमारी नहीं मिलती नेचर में। तो देखिए इसका रीज़न भी अपने लोग वही नाइट्रोजन वाले केस की तरह दे रहे हैं। जैसे PCl5 इज़ फाउंड बट NCl5 इज़ नॉट फाउंड, तो उसका भी रीज़न यही था और जो इसका भी रीज़न यही है। अगर मैं बात करूं सल्फ़र की, तो सल्फ़र का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, और इसके जस्ट आगे क्या आ जाता है, शामिल हो जाता है 3d। ठीक है ना। तो ऐसा होता है कि जो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करते हुए आते हैं तो इसके पास जो 3d ऑर्बिटल है ये वैकेंट है, तो इसमें वैकेंट d ऑर्बिटल्स हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में नो वैकेंट d ऑर्बिटल। तो अगर इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होंगे तो ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। अगर ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाएगा तो फिर ये OF6 यानी कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता। तो OF6 नहीं होता है जबकि SF6 प्रेजेंट होता है नेचर में। तो उसका रीज़न यही है, बिकॉज नो वैकेंट d ऑर्बिटल इन ऑक्सीजन एटम, सो इट कैन नॉट फॉर्म OF6, या फिर इट कैन नॉट एक्सपेंड ऑक्सीडेशन स्टेट। सल्फर के पास d ऑर्बिटल होते हैं, इसीलिए ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट या अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ से। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ थर्ड पॉइंट,
तो थर्ड पॉइंट है एटॉमिक रेडियस। देखिए एटॉमिक रेडियस में कहीं पर भी थोड़ा बहुत तो वेरिएशन आ सकता है, लेकिन ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है कि इनमें एक्सेप्शन है या नहीं है। लेकिन इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है ग्रुप 16 में। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम एंड पोलोनियम, इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। और आपको पता है एटॉमिक रेडियस किस पर डिपेंड करती है? एटॉमिक रेडियस डिपेंड करती है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे। इस एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ शेल। तो जब ये इंक्रीज होने लग जाएंगे तो इससे रेडियस भी इंक्रीज होने लग जाएगी। जैसे मैं ऑक्सीजन की बात करूं और सल्फर की बात करूं तो ऑक्सीजन के पास क्या आता है? 2H2 2P4, जबकि इसके पास क्या आता है? 3H2 3P4। तो ये जो नंबर ऑफ शेल है ये इंक्रीज कर रहा है। तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेगा तो डेफिनेटली रेडियस भी इंक्रीज करेगी। तो यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है, सिंपल सा यहाँ पे रेडियस टॉप टू बॉटम जाने पर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी, बॉटम इंक्रीज, रेडियस इंक्रीज होगी। तो यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी यहाँ पर, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। अगर मैं इनके आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहूँ तो उसमें जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसी एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो रेडियस की अपोजिट होती है। अगर मान लीजिए किसी की रेडियस बढ़ती जा रही है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती चली जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एटम अगर मान लीजिए साइज में छोटा है तो उसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस से ज़्यादा क्लोजर होंगे और उन इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हाई एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। और अगर मान लीजिए साइज बढ़ता चला जा रहा है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है, तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लेस एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का सीधा इसके साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। तो यहाँ भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पर सिंपल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर टॉप टू बॉटम जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होने लग जाएगी? डिक्रीज करने लग जाएगी। तो इसका अपोजिट ऑर्डर किसका हो जाएगा? आयोनाइजेशन एनर्जी का। नेक्स्ट है हमारे पास 5 नंबर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम EN से रिप्रेजेंट करते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी तरफ पुल करने की, अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी मैं अगर बात करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। ऐसा होता है जो छोटा एटम होता है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। क्यों हाई है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? उसका रीज़न ये है क्योंकि जो ऑक्सीजन एटम है वो साइज़ में स्मॉल है, और जो एटम स्मॉल होगा उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अब मान लीजिए अगर ऐसा एटम अगर मान लीजिए किसी के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो बॉन्ड अगर ये किसी के साथ बनाएगा तो अगर मान लीजिए शेयरिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वो उसको आसानी से अपनी तरफ पुल करने लग जाएगा। लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ता चला जाता है तो फिर इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी भी कम होने लग जाती है। और अगर ऐसा कोई एलिमेंट बॉन्ड बना भी ले तब भी हम ये कहेंगे कि वो जो लार्जर एटम बॉन्ड बना रहा है तो एक तो लॉन्गर बॉन्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन वैसे दूर होंगे उसके, अगर इलेक्ट्रॉन दूर होंगे तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि साइज़ अगर जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा तो उस हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती चली जाएगी। तो टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो जाती है बिकॉज साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। रेडियस बढ़ेगी तो डेफिनेटली वो जो बॉन्ड बनाए हुए इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई। अब इसी में मैं बात कर लेता हूँ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। अब देखिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने ज़्यादा फोर्स से बाइंड हैं। फोर्स मॉलिक्यूल के बीच में बढ़ता चला जाएगा, उससे क्या होता चला जाएगा, उससे मोल टेम्परेचर विल बी रिक्वायर्ड फॉर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग। मेल्टिंग और बॉइलिंग के लिए दोनों के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा अगर मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अब ऐसा होता है कि एक बात ये भी होती है कि अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल पास में,
तो उससे क्या होगा, उन मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, देखो इसमें मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में एक्सेप्शन बहुत हैं, लेकिन यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन मैं जनरल ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। अगर टॉप टू बॉटम अपने लोग जाते हैं तो टॉप टू बॉटम जाने पर मोलर मास बढ़ने लग जाता है। जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा, एटम्स जो होंगे वो एक दूसरे से क्लोजली अटैच होने लग जाएंगे। जब क्लोजली अटैच होने लग जाएंगे तो फिर हम ये कहते हैं कि मतलब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लग जाते हैं। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट यहाँ कैसे होने लग जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर मोलर मास, वो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे होने लग जाएंगे, इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होने लग जाएंगे, क्योंकि मोलर मास बढ़ने लग जाता है। मोलर मास बढ़ने लग जाएगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली यहाँ पर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने लग जाएंगे। डेंसिटी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल के बीच की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने लग जाएगी। तो ये एक जनरल ट्रेंड है, बीच में एक्सेप्शन भी बहुत होते हैं, क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल डेटा के बेस पर देखो ये चीज़ें बनाई गई हैं। ये चीज़ें अपने लोगों ने बाद में बनाई है। पहले नंबर हमने उसके डेटा को कलेक्ट किया है। हमने पहले नंबर एलिमेंट्स का हमने क्या किया है, पहले मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट चेक किया, और चेक करने के बाद हमने उसको इस हिसाब से अरेंज किया। तो इनमें कहीं ना कहीं वेरिएशन, थोड़ा बहुत वेरिएशन ज़रूर रहता है। तो ये फुलफिल नहीं है, ये कोई रूल ऐसा नहीं है कि मोलर मास बढ़ता है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ते हैं, लेकिन ये एक जनरल बात कह सकते हैं अपने लोग कि। अब नेक्स्ट देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अब हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। पोलोनियम को मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ बिकॉज दिस इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो रेडियो एक्टिव होने की वजह से मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ। तो मैं रिएक्शन, अब मैं इन सभी एलिमेंट को क्या कंसीडर कर लूँ, ई से। अगर मैं इसकी रिएक्शन इससे करा दूँ तो इसमें क्या बन जाएगा, H2E टाइप के कंपाउंड बनेंगे, हाइड्राइड। ये हाइड्राइड हो जाएंगे ये। तो H2E टाइप के हाइड्राइड हो जाएंगे। तो कौन कौन से होंगे, जैसे H2O, जैसे H2S, H2SE, H2TE, ठीक है ना। तो इस तरीके के बन जाएंगे। अब मैं इसमें कुछ बातों को पहले एक्सप्लेन कर दूँ। पहली बात तो ये है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ, ठीक है, तो देखिए बॉन्ड लेंथ क्या होती चली जा रही है, इंक्रीज। बॉन्ड लेंथ किस पर डिपेंड कर रही है कि एटम का साइज़ कितना ज़्यादा है। एटम का साइज़ बढ़ता चला जाएगा तो उससे क्या होगा, बॉन्ड लेंथ भी, वो लॉन्गर बॉन्ड बनाएगा, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी होने लग जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ये कम होने लग जाएगी, ठीक है, अपोजिट है बिल्कुल इसका ये। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की मैं बात करूँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी कि बॉन्ड को ब्रेक करने में रिक्वायर्ड एनर्जी, बॉन्ड ब्रेक करने में रिक्वायर्ड एनर्जी कैसी होगी, वो हमारी कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कम होगी, क्योंकि लॉन्गर बॉन्ड को तोड़ना आसान है और जो शॉर्टर बॉन्ड होगा उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। अब मैं यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ तो एसिडिक नेचर भी क्या होता चला जा रहा है, इंक्रीज। एसिडिक नेचर क्या होता चला जा रहा है, इंक्रीज। अगर मैं बेसिक नेचर की बात करूं तो वो क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज, ठीक है। और किसकी बात करूं मैं, अच्छा अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बॉन्ड एंगल की। बॉन्ड एंगल की मैं बात करूँ तो यहाँ वेरिएशन दिखाई देगा। यहाँ पे एक्चुअली H2O का जो बॉन्ड एंगल होता है 104 डिग्री, 104.5 डिग्री होता है। और अगर मैं बात करूं H2S, H2SE और ये H2TE का, तो देखो इसमें थोड़ा सा देखो ये जो बॉन्ड एंगल है वो क्लोज टू 90 होगा, क्लोज टू 90, यानी कि अप्रॉक्सीमेट ये कितना होने लग जाएगा, 90। बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। अब यहाँ पे ये क्लोज टू 90 हो गया, लेकिन इनका अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, आई थिंक इसका होता है 93 डिग्री का, इसका जो होगा वो होगा 91 डिग्री का, और यहाँ पे इसका होता है 90 डिग्री का। तो यानी कि इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो कैसे होते चले जा रहे हैं, क्लोज टू 90 है, तो क्लोज टू 90 डिग्री का एंगल होता है। और दूसरी बात ये है कि इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ से यहाँ तक, मैं यहाँ लिख दूँ, मैं ये चीज़ मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ क्योंकि मुझे आगे और भी समझाना है। H2S और H2SE, H2TE। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो बॉन्ड एंगल कितना है, 104.5 डिग्री का। और मैं यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं बात कर लूँ तो ये क्लोज टू 90 है,
यानी कि इसका 93 डिग्री होता है सल्फर और हाइड्रोजन के बीच में, और इसके बीच में होता है 91 डिग्री, और ये होता है हमारा 90 डिग्री के बीच का। ठीक है ना, तो इस तरीके से बॉन्ड एंगल होता है इसका। अब ये बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं इसमें बता दूँ कि इनमें हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं होता, नो हाइब्रिडाइजेशन, इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अकॉर्डिंग टू ड्रैगोज रूल, ड्रैगो के हिसाब से इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो प्योर एस ऑर्बिटल में होते हैं। प्योर एस ऑर्बिटल में होने की वजह से वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते और इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, मतलब हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते हैं। ये ड्रैगोज रूल 11th क्लास में बताया जाता है, बताया जाता है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। थोड़ा सा वेरिएशन क्या आएगा कि यहाँ तक के तो जो एलिमेंट है इनके बीच में जो होता है वो वान डर वाल फोर्स होता है, वान डर वाल फोर्स। अब इनके बीच में वान डर वाल फोर्स होता है, ठीक है। लेकिन मैं बात करूँ H2O की, तो इनके बीच में वान डर वाल फोर्स नहीं होता है, इसमें H बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स होता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लग जाता है। तो अगर मैं बात करने लग जाऊँ H2O की, तो H2O इस तरह से H बॉन्डिंग करता है, ये इस तरह से H बॉन्डिंग करने लग जाता है। ये सभी क्या बोले जाते हैं? H बॉन्ड। तो जब ये H बॉन्ड बढ़ जाए, H बॉन्डिंग करेगा, तो H बॉन्डिंग होने पर H बॉन्डिंग H2O में होगी। मैं यहाँ से बता देता हूँ, H2O में क्या होती है? H बॉन्डिंग। तो H बॉन्डिंग होगी तो इससे बहुत सारे मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से एसोसिएट हो जाएंगे, तो इससे क्या बढ़ने लग जाता है? इसका मोलर मास। वैसे मोलर मास नहीं बढ़ता, लेकिन ये बहुत सारे मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से जो है वो आपके एसोसिएट हो जाते हैं, इसलिए मोलर मास बढ़ जाता है। अब मोलर मास बढ़ेगा तो इससे क्या हो जाएगा? इससे ही होगा, इसका MPBP बढ़ेगा, MPBP इंक्रीज कर जाएगा। वाटर का कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट? तो कहने का मतलब ये है कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों इंक्रीज कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? H बॉन्डिंग होती है। H बॉन्डिंग होने से मोलर मास बढ़ेगा, और H बॉन्ड को तोड़ने में रिक्वायर्ड एनर्जी हाई होगी एज कम्पेयर टू वान डर वाल फोर्स। तो वान डर वाल फोर्स से इनमें होता है सब में वान डर वाल फोर्स, जबकि H2O में वान डर वाल फोर्स की बजाय क्या होता है? H बॉन्ड। तो H बॉन्ड होने की वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? H2S, और यहाँ पे जो होगा H2SE और H2TE, और ये सबसे आगे चला जाएगा H2O में। तो ये एक्सेप्शन है, H2O क्या है? एक्सेप्शन। जबकि H2O को कहाँ होना चाहिए? यहाँ पर, लेकिन H2O बिल्कुल लास्ट में आ जाता है। और क्यों आ जाता है? बिकॉज ड्यू टू H बॉन्डिंग। तो H बॉन्डिंग होने की वजह से ये इस तरीके से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाते हैं।